हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल की जो 11 मई को एग्ज़ाम हुई थी, आज उसका पूरा 100 क्वेश्चन का पेपर सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मोहन वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? इसके लिए राज्य पुलिस आयोग जिम्मेदार है और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 2013 में कौन सी सरकारी नीति शुरू की गई थी? इसके लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शिक्षा योजना 2020 शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 2024 तक पार्टिकुलर मैटर प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना, मतलब कि वायु गुणवत्ता में सुधार करना। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त है? तो हाँ, इनमें से वह मोटर वाहन करों से मुक्त है जो कि सरकारी अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन होते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 तक भारत में वाहन उत्सर्जन परीक्षण में भविष्य में क्या विकास अपेक्षित है? इसके लिए वास्तविक ड्राइविंग उत्सर्जन प्रक्रिया का कार्यान्वयन अपेक्षित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में नए वाहन के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणन की वैधता अवधि क्या है? इसके लिए वैधता अवधि है 1 साल, जारी होने की तारीख से 1 साल तक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का चिन्ह स्टॉप चिन्ह है, मतलब कि चेतावनी? स्टॉप चिन्ह का मतलब है चेतावनी मिल रहा है आपको कि आप वहाँ पर बिल्कुल रुक जाएं। अगला प्रश्न है, किस राज्य राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से भी जाना जाता है? यूपी स्टेट हाईवे 34 को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड प्लेट्स को निम्नलिखित में से किस मुद्दे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है? वाहन चोरी से बचने के लिए इस प्लेट्स का निर्माण किया गया है और इसे बाइक में या फिर किसी भी वाहन में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 50 का सिग्नल किसे दर्शाता है? यह एक प्रकार की स्पीड है, गति सीमा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है? यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कब तक देय होता है? इसका आंसर हो जाएगा मासिक। अगला प्रश्न है, दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष को सड़क सुरक्षा वर्ष घोषित किया है? सड़क सुरक्षा वर्ष अभी तक घोषित नहीं किया गया है। सड़क सुरक्षा माह घोषित किया गया है जो कि 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक, और सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करें तो हर साल 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। ये हो गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा टोल संग्रह को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिबंधित करने और टोल प्लाजा पर नकद लेन देन को कम करने में मदद के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई है? इसके लिए फास्टैग प्रणाली लागू की गई है। आप इसे स्कैन करके अपना चालान भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स में कौन सी अनूठी विशेषता शामिल है? इसमें नॉन रिमूवेबल स्नैप लॉक शामिल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत द्वारा संशोधित भारतीय ड्राइव साइकिल को अपनाने का उद्देश्य क्या था? इसे अपनाने का एकमात्र उद्देश्य भारत में अधिक स्ट्रिक्ट ड्राइविंग स्थिति को प्रतिबंधित करना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कौन सा कानून वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत स्टेज 6 अनुरूप वाहनों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है? इसके लिए अनिवार्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक चिन्ह है, यह चिन्ह किसे इंगित करता है? यह चिन्ह इस बात को इंगित करता है कि दोनों दिशाओं में वाहन निषिद्ध है, यानी कि इस दोनों दिशाओं में आप अपनी वाहन नहीं ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में गुड सैमरिटन के लिए क्या प्रावधान किया गया है? इसके लिए सिविल और आपराधिक दायित्व से कानूनी सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत।
अगला प्रश्न है, चेतावनी चिन्ह आमतौर पर किस आकार के होते हैं? यह आमतौर पर त्रिकोणीय आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया था? इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 को की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को कराधान से छूट प्राप्त है? इनमें से एम्बुलेंस और फायर इंजन वाहन को कराधान से छूट रखा गया, कराधान से मुक्त रखा गया है। अगला प्रश्न है, बदायूं जिले में कौन सा राजमार्ग है? यूपी स्टेट हाईवे 18 जो है यह बदायूं जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती है? वाहनों के कर की दर उनकी इंजन क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का 50% का लक्ष्य रखती है। अगला प्रश्न है, गोल चक्कर के पास पहुंचते समय वाहनों को किस दिशा में चलना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, वामावर्त। अगर आप किसी भी गोल चक्कर के पास से अपना वाहन मोड़ते हैं तो आपको बाएं साइड से चलना होता है। अगला प्रश्न है, यूपी स्टेट हाईवे 7 किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है? यह इलाहाबाद और गोरखपुर को जोड़ता है, SS7। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू की गई थी? इसे 1947 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वाहनों द्वारा सीधे उत्सर्जित नहीं होती है बल्कि वाहनों के उत्सर्जन से जुड़ी प्रतिक्रिया से बनती है? वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय लागू किया गया है, जो पार्टिकुलेटर मैटर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका जिगजैग तकनीक में परिवर्तन करना और भट्टों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना, यह दोनों ही ऑप्शन हो सकता है, बी और सी। तो आंसर के आने के बाद आपको सही पता चलेगा कि आयोग ने इसका आंसर क्या माना है। अगला प्रश्न है, प्रमाणित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में हल्के मोटर वाहन चालकों के लिए न्यूनतम कक्षा निर्देश समय कितना है? इसके लिए न्यूनतम 15 घंटे आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्राथमिक सामग्री क्या है? इसके निर्माण में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी पहल प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का सीधे तौर पर समर्थन करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके लिए 2 पहल लागू की गई थी, एक था फेम इंडिया योजना और दूसरा था NEMMP, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा जिला यूपी स्टेट हाईवे 1 के मार्ग पर नहीं है? इनमें से हो जाएगा इसका आंसर सी, वाराणसी, यह यूपी SS1 पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में सभी नई कारों के लिए कौन सी सुविधा अनिवार्य है? इसके लिए एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम और एयरबैग, यह दोनों ही अति अनिवार्य हैं। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा BH नंबर प्लेट कब पेश की गई थी? BH नंबर श्रृंखला प्लेट कब पेश की गई थी? इसे 2021 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मालगाड़ी के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? मालगाड़ी मतलब माल की ढुलाई के लिए ही उपयोग के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में बस परिवहन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल की गई थी?
इसके लिए सिटी बसों का विस्तार करना, ये पहल लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा उपायों के तहत सरकार ने नए सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए कौन सी तकनीक अनिवार्य की है? इसके लिए पैनिक बटन, जीपीएस सिस्टम और वाहन इमोबिलाइजर, यह 3 ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की वैधानिक न्यूनतम चौड़ाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन्होंने वर्तमान की बात पूछी है। वर्तमान में अगर पूछा जाता तो 5.75 मीटर होता, पहले जो इसकी लंबाई थी वह 3.75 मीटर थी। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं, नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत किशोर ड्राइविंग के लिए क्या जुर्माना है? इसके लिए 25,000 रुपये जुर्माना रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय ड्राइव साइकिल की तुलना में संशोधित भारतीय ड्राइव साइकिल किस बात को बेहतर तरीके से दर्शाता है? यह व्यापक गति प्रोफाइल को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, माल की ढुलाई के लिए किस श्रेणी के वाहन का उपयोग किया जाता है और इसका अधिकतम भार 3.5 टन से अधिक लेकिन 12 टन से अधिक नहीं होता है? यह श्रेणी N2 में आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और रिपोर्टिंग में सामुदायिक भागीदारी किस पहल में शामिल है? इसमें प्रदूषण निगरानी समितियां शामिल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कितना लंबा है? इसकी लंबाई पूछी है। इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार पंजीकरण के पहले 2 वर्षों के बाद किसी वाणिज्यिक वाहन को कितनी बार फिटनेस परीक्षण से गुजरना होता है? इसके लिए इसे हर 2 साल में एक बार फिटनेस परीक्षण से गुजरना होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? इनमें से लखनऊ और वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी। लखनऊ और वाराणसी दोनों स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, सड़क के बुनियादी ढांचे पर मालवाहक वाहनों को ओवरलोड करने का प्राथमिक दुष्प्रभाव क्या है? ओवरलोड मालवाहन से सड़क में टूट फूट में तेजी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क टूटने फूटने का ज़्यादा खतरा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का प्राथमिक पर्यावरणीय लाभ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई 8,432 किलोमीटर है। यहाँ पर ध्यान देना है, राज्य राजमार्ग पूछा गया है, यानी कि स्टेट हाईवे। अगले प्रश्न को देखते हैं, नई स्क्रैप नीति के तहत 2025 तक पूरे भारत में कितने वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने की योजना की गई है? इसके लिए 100 स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने की योजना की गई है, ऑप्शन नंबर सी 100। अगला प्रश्न है, BH नंबर सीरीज नंबर प्लेट प्रारूप नियमित प्लेटों से किस प्रकार भिन्न है? BH नंबर प्लेट का प्रारूप है YYBH-H, यानी कि आपका नंबर प्लेट में जो नंबर लिखा होता है ये इस तरीके से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नई स्क्रैप नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 20% से अधिक पुराने सभी वाहनों को सड़क से हटाना है? इसका लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में भारत में ड्राइवरों के लिए कानूनी अधिकतम रक्त अल्कोहल सांद्रता सीमा क्या है? इसकी सीमा 0.03% है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी परिवहन प्रणाली द्वारा सेवा प्रदान करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम आम वाहकों के विनियम का प्रावधान करता है और माल के नुकसान या क्षति के लिए उनकी देयता को सीमित करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसके लिए भारत वाहक अधिनियम 1865 आया था। अगला प्रश्न है कि नई स्क्रैप नीति की आधिकारिक घोषणा किस वर्ष की गई थी?
इसकी आधिकारिक घोषणा 2021 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नशे में गाड़ी चलाने पर जुर्माने में कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई है? इसके तहत जो जुर्माने में वृद्धि की गई है पिछले जुर्माने का 10 गुना, यानी कि पहले जो जुर्माना लगता था उससे अब 10 गुना ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी पहल प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने पर केंद्रित है? ग्रीन यूपी क्लीन यूपी पहल प्रदूषण कम करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में राजमार्गों पर गति उल्लंघन की निगरानी और गति सीमा लागू करने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसके लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय दिशा निर्देशों के तहत हल्के मोटर वाहनों के लिए मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों द्वारा आवश्यक व्यावहारिक ड्राइविंग घंटों की न्यूनतम संख्या क्या है? इसके लिए न्यूनतम जो समय सीमा निर्धारित की गई है वह है 21 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी मालवाहक वाहन को कानून द्वारा गंभीर रूप से ओवरलोड माने जाने से पहले कानूनी सीमा से अधिक वजन वृद्धि की अधिकतम स्वीकार्य सीमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10%। अगले प्रश्न को देखते हैं, नई स्क्रैप नीति के कार्यान्वयन से प्रदूषकों में अनुमानित प्रतिशत कमी क्या है? इसकी जो अनुमानित प्रतिशत कमी है वह है 25 से 30%। 25 से 30%। अगला प्रश्न है, किस एक्सप्रेसवे को देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है? देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है गंगा एक्सप्रेसवे को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नई स्क्रैप नीति के तहत वाणिज्यिक वाहन को स्क्रैप करने के लिए अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन किया दिया जाता है। इसके लिए 15,000 रुपये की प्रोत्साहन दी जाती है। अगला प्रश्न है, PM 2.5 क्या है? PM 2.5 यह है जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से कम यश वाले कण को PM 2.5 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सामुदायिक भागीदारी को शामिल करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 2021 में कौन सी पहल शुरू की थी? इसके लिए सुरक्षित कल के लिए सुरक्षित सड़कें पहल शुरू की गई थी 2021 में। अगला प्रश्न है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों द्वारा किस प्रकार के उत्सर्जन को लक्षित किया जाता है? इसके लिए पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1939 के मोटर वाहन अधिनियम में अनिवार्य बीमा शुरू करने का एक प्राथमिक कारण क्या था? इसका प्राथमिक कारण था यह सुनिश्चित करना कि मोटर चालक दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा दे सकें। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने में भारत को किस बुनियादी ढांचे की चुनौती का सामना करना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार निजी वाहन लाइसेंस के लिए मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 73 नंबर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैफिक उल्लंघन और लाइसेंस की स्थिति पर नजर रखने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड किस वर्ष लागू किया था? इसे 2022 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेस की अनुमानित लंबाई कितनी है? इसकी अनुमानित लंबाई 340.82 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम जिसने यातायात उल्लंघन के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि की किस वर्ष लागू हुआ था? इसे 2019 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कितने सड़क सुरक्षा ऑडिट की अनुशंसा करती है? इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 150। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 150। यहाँ पर 100 ऑप्शन में है तो इसका आंसर हो जाएगा 100। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH, इसकी कुल लंबाई 12,000 से अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी लंबाई 12,000 से अधिक है। अगला प्रश्न है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों का बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में प्राथमिक लाभ क्या है? इसका प्राथमिक लाभ है PHEV बैटरी कम होने पर बिजली पर स्विच कर सकते हैं।
79 नंबर प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार दुर्घटना की स्थिति में चालक को क्या करना चाहिए जिसमें कोई घायल हो। तो इसके लिए यह है कि घायल व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी उचित कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उसकी जान बच सके। अगला प्रश्न है, भारत में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है। इसमें 10 से 14% योगदान है। तो इसका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15%, क्योंकि 14 के आसपास यही एक ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आतंकवाद निरोधी दस्ते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2007 में किया गया था, यह भी सही है। यह आतंकवाद घटनाओं से निपटता है, यह भी सही है। इसका मुख्यालय वाराणसी में स्थित है, यह गलत है। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, 81 का ए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी मैदान में। अगला प्रश्न है, मधुर स्वप्न के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है। इनमें से लवकुश बैराज जो है वह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य सरकार संस्थानों के बारे में कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई थी, यह सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1996 में हुई थी, यह गलत है। यह 1996 में नहीं 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी, यह भी गलत है। सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी। तो इनमें से केवल एक ही आंसर सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में कौन सा कथन सही है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था, यह सही है। इनका जन्म 1886 में झांसी में हुआ था। इनकी पहली प्रमुख कृति थी रंग में भंग, यह भी सही है। यह 1909 में प्रकाशित हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, यह कथन गलत है। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी कथन सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कण्व वंश का पहला राजा कौन था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव। अगर बात करें कण्व वंश के अंतिम राजा के बारे में, तो कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश का राज्य धनुष और बाण और एक मछली की एक जोड़ी है, यानी कि इसमें 2 मछली हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो सोनभद्र जिला जो है यह छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। साथ ही साथ बिहार और मध्य प्रदेश से भी सोनभद्र जिला अपना सीमा साझा करता है। तो सोनभद्र जिला कुल 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है। झूला नृत्य जो है यह सावन महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में कौन सा कथन सही है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले में हुआ था, यह सही है। इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की जो प्रमुख कृति है प्रेम, प्रेमा, गोदान, यह भी सही है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1966 को हुई थी, यह तीसरा नंबर कथन गलत है। इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी, तो वो कथन ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा नदी का विस्तार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा किले के बारे में कौन सा कथन सही है। आगरा किले का निर्माण अकबर द्वारा शुरू किया गया था, यह सही है। इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खां की देखरेख में हुआ था, यह कथन गलत है। आगरा की किला यमुना नदी के तट पर स्थित है, यह सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी कथन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में कौन सा कथन सही है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है, यह कथन सही है।
लोकायुक्त का पद 1985 के लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, यह गलत है। 1975 के अधिनियम से इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा कथन है उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त विश्वंभर दयाल को नियुक्त किया गया था, यह सही है। यानी कि 1 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन ए और सी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर, 2008 में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर कांसीराम नगर कर दिया गया था? तो कासगंज जिले का नाम 2008 में बदलकर कांसीराम नगर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 2024 में प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? इसके तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के बारे में सही नहीं है? सही है, यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है, तो इनमें से ए, बी और सी तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है ओगेय किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादित कवि थे? ओगेय एक कवि थे और ये प्रयोगवाद और द्विवेदी युग से संबंधित थे। तो मैंने आपको 100 प्रश्न जिसमें कि करंट अफेयर्स, जीके और परिवहन विभाग से जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप इनमें से अपना चेक कर लेना कितने प्रश्न आपके सही और कितने गलत हुए। मैंने आपको इसका सही आंसर बता दिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।